अछूत कौन और कैसे पुस्तक का दूसरा खंड। इसमें 4 परिच्छेद हैं। पहला परिच्छेद में अछूत गांव से बाहर क्यों रहते हैं। दूसरा परिच्छेद में क्या अछूत छिन्न भिन्न हुए परास्त जन हैं। तीसरा परिच्छेद में क्या संसार में इसके उदाहरण हैं। चौथा परिच्छेद में अन्यत्र जो पृथक बस्तियां थीं वह कैसे लुप्त हो गई। इनमें से आज हम लोग पहला अछूत गांव से बाहर क्यों रहते हैं को जानेंगे। बाकी 3 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अछूत गांव से बाहर क्यों रहते हैं। ये बात इतनी अधिक बदनाम है कि जो लोग उनके बारे में अधिक कुछ नहीं जानते वे भी इतनी बात तो जानते ही हैं। इतना होने पर भी कभी किसी ने नहीं सोचा कि यह गंभीर प्रश्न है जिसका संतोषजनक उत्तर मिलना ही चाहिए। ये कैसे हुआ कि अछूत गांव से बाहर रहने लग गए। क्या वे पहले अछूत घोषित कर दिए गए और तब उन्हें गांव से बाहर निकालकर गांव के बाहर बसा दिया गया, अथवा वे पहले से ही गांव के बाहर रहते थे और उन्हें पीछे अछूत घोषित किया गया। यदि हमारा यह उत्तर हो कि वह पहले से ही गांव के बाहर रहते थे तो अगला प्रश्न यही पैदा होता है कि उसका कारण क्या था। क्योंकि अछूतों के गांव के बाहर रहने के प्रश्न पर पहले कभी किसी ने विचार ही नहीं किया, इसलिए स्वाभाविक तौर पर इस बारे में किसी का कुछ भी सिद्धांत नहीं है। हाँ, हिंदू शास्त्रों की एक दृष्टि अवश्य है। यदि कोई उसे ही सिद्धांत का दर्जा देना चाहे तो भले दे ले। शास्त्र कहते हैं कि अंत्यजों को गांव के बाहर रहना चाहिए और उनकी बस्ती गांव के बाहर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मनु का कथन है, किंतु चांडालों और श्वपाकों का निवास गांव के बाहर होगा, उन्हें अपात्र बना देना होगा, उनकी संपत्ति कुत्ते और गधे होंगे, उन्हें मुर्दों के उतार पहनने होंगे, उन्हें फूटे बर्तनों में भोजन करना होगा, उनके गहने काले लोहे के होंगे और उन्हें सदैव जगह जगह घूमते रहना होगा। कोई आदमी जो किसी धार्मिक कृत्य में लगा हो उनसे किसी प्रकार का सरोकार न रखेगा। वे आपस में ही अपना सब व्यवहार रखेंगे और अपने विवाह भी अपनी बराबरी वालों के साथ करेंगे। उनका भोजन उन्हें किसी नौकर आदि द्वारा टूटे हुए बर्तन में दिया जाएगा। रात को वे गांव या नगर में घूम न सकेंगे। दिन में वे अपने काम के लिए जा सकते हैं, किंतु उन्हें राजाज्ञा से सचिन्न होना चाहिए। हाँ, निश्चित यह नियम है कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों की लाश ढोकर ले जानी होगी जिनका कोई संबंधी न हो। राजाज्ञा से उन्हें ही दंड नीति के अनुसार सदैव अपराधियों की हत्या करनी होगी और वे उन अपराधियों के वस्त्र, बिस्तरे और गहने ले सकेंगे। लेकिन शास्त्रों के इन कथनों का क्या अर्थ समझा जाए। उनके 2 अर्थ हो सकते हैं। जब शास्त्र कहते हैं कि अछूतों को गांव से बाहर रहना चाहिए तो उनका इतना ही अर्थ भी हो सकता है कि अछूतों को गांव से बाहर जहां वह ठहरते रहे हैं वहीं रहना चाहिए। यह एक अर्थ। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि जिन्हें अछूत घोषित कर दिया गया है उन्हें गांव के अंदर रहने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें गांव के बाहर जाकर गांव के बाहर रहने के लिए ही मजबूर करना चाहिए। शास्त्रों की इन दोनों व्याख्याओं से 2 संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो ये है कि अछूतों के गांव से बाहर जाकर रहने का अछूतपन से कोई संबंध नहीं, एकदम आरंभ से ही वे गांव के बाहर रहते आए हैं। उसके बाद जब उनके माथे पर अछूतपन का टीका लगा तो उनका गांव में आना निषिद्ध हो गया। दूसरी संभावना यह है कि अछूतपन का अछूतों के गांव से जाकर रहने से पूरा संबंध है। दूसरे शब्दों में अछूत पहले गांव के अंदर रहते रहे हैं, बाद में जब उनके माथे पर अछूतपन का टीका लगा तो वे गांव को खाली करके गांव से बाहर जाकर रहने पर मजबूर हुए। इन दोनों बातों में से कौन सी बात अधिक मान्य है। ये दूसरी संभावना तो स्पष्ट तौर पर ही एक निरर्थक और बेसिर पैर की कल्पना है। इसके खोखलेपन को दिखाने लिए एक ही तर्क पर्याप्त है। हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वह किसी गांव अथवा किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, ये समस्त भारतवर्ष में व्याप्त है। अछूतों को गांव में से निकालकर बाहर बसाना बहुत बड़ी बात है,
किसने और कैसे यह इतनी बड़ी बात की होगी? ये बिना किसी चक्रवर्ती राजा की के नहीं हो सकता था। उसके लिए भी इस प्रकार एक जगह से हटाकर दूसरी जगह बसाना असंभव कार्य था। चाहे संभव हो चाहे असंभव हो, ये किसी चक्रवर्ती राजा का ही कार्य हो सकता है। वह कौन सा चक्रवर्ती राजा है जिसे इस कार्य का श्रेय अथवा श्रश्र दिया जा सकता है? स्पष्ट ही है कि भारत में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने ये कार्य किया हो। यदि भारत में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ तो दूसरी संभावना छोड़ देनी चाहिए। अब जिस बात पर विचार किया जा सकता है वह यही है कि जो लोग कहलाते हैं वे अछूत कहलाना आरंभ करने से भी पहले एकदम आरंभ से ही गांव के बाहर रहते थे और बाद में अछूत बना दिए जाने के कारण उन्होंने बाहर ही रहना जारी रखा। लेकिन इससे एक बहुत ही कठिन प्रश्न पैदा होता है, वे गांव के बाहर क्यों रहते थे? उन्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? इसका उत्तर यही है कि समाज शास्त्र के विद्यार्थी को संसार भर में आरंभिक समाज के वर्तमान रूप धारण कर लेने के संबंध में जिन बातों की जानकारी है उनका ख्याल करके यही मानना स्वाभाविक लगता है कि अछूत आरंभ से ही गांव के बाहर रहते आए हैं। शायद अधिक लोग जब तक उन्हें उन बातों की कुछ व्याख्या न कर दी जाएगी जिनके कारण प्रारंभिक समाज ने वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर लिया है, तब तक वे यह नहीं समझ सकेंगे कि उपरोक्त मत स्वाभाविक क्यों है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि वर्तमान समाज प्रारंभिक समाज से दो बातों में भिन्न है। प्रारंभिक समाज घुमंतु जातियों का बना था और वर्तमान समाज स्थिरतापूर्वक एक जगह बसी हुई जातियों का समूह है। दूसरे प्रारंभिक समाज रक्त संबंध पर आश्रित परिवार जातियों का एक समूह था। वर्तमान समाज क्षेत्रगत स्थानीय जातियों का समूह है। दूसरे शब्दों में प्रारंभिक समाज ने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए दो और अपना विकास किया है। विकास की एक धारा ने प्रारंभिक समाज को रक्त आश्रित परिवार जाति की अवस्था से होकर क्षेत्रगत जाति की अवस्था को पहुंचा दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन के स्पष्ट चिन्ह राजाओं की सरकारी उपाधियों में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी राजाओं की उपाधियों को ही लीजिए। जॉन ही या वह पहला बादशाह था जिसने अपने आप को इंग्लैंड का बादशाह कहा। उसके पूर्वज सामान्य तथा अपने आप को अंग्रेजों का राजा कहते आए थे। पहला कथन एक क्षेत्रगत जाति का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा एक परिवार जाति का। इंग्लैंड कभी एक देश था जहां अंग्रेज निवास करते थे। अब मज वे लोग हैं इंग्लैंड में निवास करते हैं। इसी प्रकार का परिवर्तन फ्रांसीसी नरेशों की उपाधियों में भी दिखाई देता है। कभी वे फ्रांसीसी लोगों के राजा कहलाते थे किंतु आगे चलकर फ्रांस के राजा कहलाने लगे। विकास की दूसरी धारा ने प्रारंभिक समाज को घुमंतु समाज न रहने देकर एक स्थिर निवास प्राप्त समाज बनाया। यहाँ भी यह परिवर्तन इतना निश्चित और प्रभावोत्पादक है कि इसकी वास्तविकता का विश्वास कराने के लिए किसी उदाहरण की आवश्यकता नहीं। इस समय हमें अपने मतलब के लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम विकास की दूसरी धारा पर विचार करें। प्रारंभिक समाज किस प्रकार घुमंतु समाज न रहकर स्थिर बसा हुआ समाज बन गया। प्रारंभिक समाज के घुमंतु समाज न रहकर स्थिर बसा हुआ समाज बनने की कथा इतनी अधिक लंबी है कि वह एक परिच्छेद में यही नहीं सकती। केवल दो बातों की ओर ध्यान देना पर्याप्त होगा। पहली बात जो समझने की है वह यही है कि किस चीज ने प्रारंभिक समाज से उसका घुमंतु जीवन छुड़ा दिया। दूसरे घुमंतु जीवन से स्थिर बसे हुए जीवन तक पहुंचने के बीच में उसे किस किस अवस्था में से गुजरना पड़ा। निस्संदेह प्रारंभिक समाज घुमंतु समाज था, किंतु वह घुमंतु अपने किसी घुमक्कड़पन के स्वभाव विशेष के कारण नहीं था। इसका कारण यही था कि प्रारंभिक समाज का धन पशु थे। प्रारंभिक समाज घुमंतु केवल इसी लिए था क्योंकि इसका धन अर्थात पशु घमंतु थे। पशु नई चरागाहों की खोज में घूमते थे।
प्रारंभिक समाज अपने पशु प्रेम के कारण जहाँ जहाँ वे पशु ले जाते वहाँ वहाँ पीछे पीछे जाता था। प्रारंभिक समाज का निवास स्थिर हो गया, अर्थात वह एक जगह बस गया। किंतु उसी समय उसे एक नए प्रकार के धन का पता लगा। यह नए प्रकार का धन भूमि थी। यह उस समय हुआ जब प्रारंभिक समाज ने खेती करने और खेत जोतने की कला सीख ली। पशुओं से भूमि में परिवर्तित होने से धन एक जगह स्थिर हो गया। इस परिवर्तन के साथ साथ प्रारंभिक समाज भी स्थिर होकर एक जगह बस गया। इससे इस बात की व्याख्या हो जाती है कि प्रारंभिक समाज किसी समय घुमंतू समाज क्यों था और फिर उसने एक जगह स्थिर होकर रहना क्यों सीख लिया। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि जब प्रारंभिक समाज घुमंतू जीवन छोड़ने की ओर अग्रसर हो रहा था, उस समय क्या घटनाएं घटी। घुमंतू जीवन को छोड़ स्थिरता का जीवन ग्रहण करने जाकर प्रारंभिक समाज के सामने मुख्य रूप से दो समस्याएं उपस्थित हुई। एक तो वह थी जिसे एक जगह बस जाने वालों को सुलझाना था और दूसरी वह थी जिसे छिन्न भिन्न हुए परास्त आदमियों को सुलझाना था। एक जगह बस जाने वाली जातियों के सामने समस्या थी कि वह दूसरी घुमंतू जातियों से अपनी रक्षा कैसे करें, और छिन्न भिन्न हुई परास्त जातियों की समस्या थी कि उनको कहीं न कहीं शरण स्थान मिले। इसको और स्पष्ट करके बताना आवश्यक हो सकता है कि ये समस्याएं क्यों और कैसे पैदा हुई। एक जगह बस जाने वाली जातियों के सामने जो समस्या आए उसे समझने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना होगा। सभी घुमंतू दल अथवा जातियां एक ही समय स्थिर नहीं हो गई थीं। कुछ स्थिर हो गई, कुछ घुमंतू बनी रहीं। दूसरी बात जो याद रखने की है वह ये है कि ये लद अथवा जातियां कभी भी आपस में शांति से नहीं रहती थीं। उनकी प्रायः आपस में लड़ाई ही होती रहती थी। जब सभी दल अथवा जातियां घुमंतू अवस्था में थीं तो उनके आपसी युद्ध के प्रधान कारण थे: 1. पशुओं की चोरी, 2. स्त्रियों की चोरी, 3. दूसरे दलों अथवा जातियों की चरागाहों में पशुओं को जबरदस्ती चरा लेना। जब कुछ दल अथवा जातियां स्थिर होकर बस गई तो जो दल अथवा जातियां अभी भी घुमंतू जीवन व्यतीत कर ही रही थीं, उनके लिए एक जगह बसे हुए लोगों के साथ लड़ना भिड़ना और भी आसान हो गया। दूसरे घुमंतू लोगों के साथ लड़ाई करने की अपेक्षा इसमें अधिक लाभ था। घुमंतू जातियों की समझ में ये बात गई थी कि स्थिर होकर बस जाने वाली जातियों के पास दोहरा धन था। घुमंतू दलों की तरह ही इनके पास भी पशु थे और इसके अतिरिक्त उनके पास धान थे जिन्हें देखकर घुमंतू लोगों की लार टपकती थी। घुमंतू दल स्थिर बसी हुई जातियों पर लगातार संगठित आक्रमण करते थे जिसमें वे उनका धन चुरा कर ले जा सकें। तीसरी बात ये कि एक जगह बसी हुई जातियां इन घुमंतू दलों से अपनी रक्षा करने के मामले में बड़े घाटे में थीं, क्योंकि वे अधिक लाभ के धंधे में लग गई थीं। इसलिए वह हर समय अपने हलों की तलवारें नहीं बना सकती थीं और वे अपने घर छोड़कर इन घुमंतू दलों का पीछा भी नहीं कर सकती थीं। इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। इतिहास बताता है कि जिन लोगों के पास अपनी रक्षा के साधन नहीं होते वे सभ्य होते हुए भी दूसरे असभ्य लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। इससे इस बात की व्याख्या हो जाती है कि घुमंतू जातियां जब स्थिर होकर एक जगह बसने लगीं तो उनके सामने आत्मरक्षा की समस्या क्यों और कैसे उपस्थित हुई और परास्त होकर छिन्न भिन्न हुए मनुष्यों की समस्या कैसे उत्पन्न हुई यह समझना कठिन नहीं। यह आपस में लगातार लड़ते भिड़ते रहने का ही परिणाम है जो समाज की उस आरंभिक अवस्था में उन दलों अथवा जातियों का सामान्य कार्य था। इन दलगत युद्धों में प्रायः ऐसा होता था कि एक दल का सर्वथा उन्मूलन तो नहीं होता था किंतु वह परास्त होकर छिन्न भिन्न हो जाता था। बहुधा जो दल परास्त हो जाता था वह टुकड़े टुकड़े हो जाता था। इसके परिणाम स्वरूप समाज के विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बड़ी जनसंख्या जो इसी प्रकार के परास्त होकर छिन्न भिन्न हुए लोगों की थी इधर उधर घूमती रहती थी। ये समझने के लिए कि इन छिन्न भिन्न हुए लोगों की समस्या क्यों उत्पन्न हुई इस बात को हृदयंगम करना आवश्यक है कि प्रारंभिक समाज का संगठन दलगत था।
संगठन दलगत होने के दो अर्थ थे। पहला ये कि प्रारंभिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी दल से संबंध था। इतना ही नहीं, उसे किसी न किसी दल का होकर रहना पड़ता था। दल से बाहर किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व न था, हो ही नहीं सकता था। दूसरे दलगत संगठन का आधार रक्त संबंध होने से कोई भी व्यक्ति जो एक दल में पैदा हुआ हो वह दूसरे दल में सम्मिलित होकर उसका सदस्य नहीं हो सकता था। इसलिए इन छिन्न भिन्न हुए आदमियों को व्यक्तिगत हैसियत में ही रहना पड़ता था। पर प्रारंभिक समाज में जहां एक दल का दूसरे दल से संग्राम हो रहा हो, इस बात का सदैव डर बना रहता था कि छिन्न भिन्न लोगों के इन अस्त व्यस्त समूहों पर भी आक्रमण न हो जाएं। वे नहीं जानते थे कि वे कहाँ शरण स्थान ढूंढें। वे नहीं जानते थे कि उन पर कौन आक्रमण कर बैठेगा और कौन उनकी रक्षा करेगा। इसीलिए आश्रय स्थान मिलना और सुरक्षित रह सकना इन छिन्न भिन्न हुए लोगों की समस्या थी। प्रारंभिक समाज के विकास के बारे में ऊपर जो कुछ भी सार रूप में कहा गया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक समाज के जीवन में एक समय था जब वह दो समूहों में विभक्त हो गया था। एक समूह एक जगह स्थिर रूप से बसे हुए आदमियों का था। उनकी समस्या थी कि उन्हें ऐसे लोग मिले जो घुमंतु आक्रमणकारियों के विरुद्ध उनकी पहरेदारी का काम करें। दूसरा समूह उन छिन्न भिन्न हुए परास्त आदमियों का था जिनके सामने ये समस्या थी कि उन्हें कोई ऐसे संरक्षक मिल जाएं जो उन्हें भोजन तथा शरण स्थान दें। दूसरा प्रश्न है कि इन दोनों समूहों ने अपनी समस्या को कैसे। यद्यपि हमारे पास प्राचीन काल का कोई ऐसा लेखा नहीं है कि जिसके आधार पर हम निश्चयात्मक रूप से ये कह सके कि दोनों में किसी प्रकार का पैक्ट अथवा समझौता हुआ था, तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ने आपस एक समझौता किया जिसके अनुसार इन हिम भिन्न हुए परास्त आदमियों ने एक जगह स्थिर रूप से बसी हुई जातियों की चौकीदारी अथवा पहरेदारी करना स्वीकार की और दूसरी ओर जो स्थिर रूप से बसी हुई जातियां थीं उन्होंने उन्हें भोजन तथा शरण स्थान देना स्वीकार किया। सचमुच ये बड़ा अस्वाभाविक होता यदि इस प्रकार की परस्पर व्यवस्था न कर ली गई होती, क्योंकि दोनों को अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे के सहयोग की आवश्यकता थी। इस सौदा के निपटाने में एक कठिनाई अवश्य उत्पन्न हुई होगी, शरण स्थान की कठिनाई। ये छिन्न भिन्न हुए आदमी रहें कहाँ, स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के बीच में अथवा उनसे बाहर। इस समस्या को तय करने में दो बातें निर्णायक सिद्ध हुई होंगी, एक तो रक्त संबंध की, दूसरी युद्ध नीति की। प्रारंभिक लोगों की मान्यताओं के अनुसार रक्त संबंधी ही एक साथ रह सकते थे। कोई भी बाहरी आदमी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं पा सकता था जहां किसी दल विशेष का अधिकार हो। ये छिन्न भिन्न हुए आदमी बाहरी थे। वे उस दल के थे जो स्थिर रूप से बसे हुए आदमियों के दल से भिन्न था। जब यह ऐसा था तो उन्हें स्थिर रूप से बसे हुए आदमियों के बीच में नहीं ही रहने दिया जा सकता था। युद्ध नीति के विचार से भी यह आवश्यक था कि ये छिन्न भिन्न हुए आदमी गांव की सीमा पर रहें, जिससे वे आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सकें। इन दोनों बातों ने मिलकर यही निर्णय कराया कि वे लोग गांव से बाहर गांव की सीमा पर रहें। अब हम फिर अपने मुख्य प्रश्न पर वापस लौट आ सकते हैं। अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं? ऊपर जो दिशा निर्देश किया गया है उस ओर इस प्रश्न का उत्तर पाने का कुछ प्रयत्न किया जा सकता है। यही बात जो अन्यत्र हुई वह भारत में भी हुई होगी, जबकि घुमंतु जीवन को छोड़ हिंदू समाज स्थिर जीवन की ओर अग्रसर हो रहा था। प्रारंभिक समाज में दोनों तरह के लोग रहे ही होंगे, स्थिर रूप से बसे हुए और छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग। जो स्थिर रूप से बसे उन्होंने गांव की बुनियाद डाली और ये गांव बसे। जो छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग थे वे भिन्न दल के और इसलिए भिन्न रक्त होने के कारण गांव से बाहर बसे। इसे निश्चयात्मक भाषा कहना हो तो आज के अछूत किसी समय के छिन्न भिन्न हुए परास्त आदमी भर हैं, और क्योंकि वे छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग थे इसलिए वे गांव के बाहर बसे। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह मानना क्यों स्वाभाविक है कि अपने आरंभ काल से ही अछूत गांव के बाहर रहते हैं और उनके गांव से बाहर रहने से
अछूतपन को कुछ लेना देना नहीं। ये सुझाव इतना नया है कि आलोचकों को अपने और प्रश्नों का उत्तर पाए बिना संतोष हो ही नहीं सकता। वे पूछ सकते हैं, 1. क्या इसका कोई प्रमाण है कि अछूत छिन्न भिन्न हुए परास्त आदमी है? 2. क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि स्थिर रूप से बसने के जिस क्रम की ऊपर चर्चा की है वैसा किसी भी देश में हुआ है? 3. यदि छिन्न भिन्न हुए लोगों का गांव के बाहर रहना एक सर्वव्यापक घटना है तो ये कैसे हुआ कि और देशों में तो गांव के बाहर बसी बस्तियां नहीं रहीं और केवल भारत में बनी रहीं?